एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एकता। इस साल का कट ऑफ हम सबको मालूम है कितना ज़्यादा ऊपर गया है। तो कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 600 प्लस स्कोर करने के बावजूद भी ड्रॉप ले रहे हैं। एंड मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। लास्ट ईयर मेरे भी 601 मार्क्स थे बट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने ड्रॉप लिया था। एंड इस साल मेरा स्कोर 695 है। अब इस समय ऐसे बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, वो होगी कि रीस्टार्ट कैसे करें। क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि हमने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ, अब फिर से इतनी मेहनत करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन तुम्हें ये बात मैं बताऊंगी कि तो आधी प्रॉब्लम तो ना तुम्हारे इधर है, दिमाग में है। इधर से तुम जीत जाओगे ना तो फिर आगे का रास्ता भी बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर तुमसे स्टार्ट नहीं हो रही है प्रिपरेशन, तो देखो तुम एक काम कर सकते हो कि टेस्ट दे सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही काफ़ी क्लियर है। तुमको एज सच कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है लेक्चर्स देखने की। तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे देखो फ्रैंकली अभी, क्योंकि काफ़ी ब्रेक हो गया है नीट की प्रिपरेशन करते हुए। तो लेकिन तुम टेस्ट दो और डिमोटिवेट मत हो। तो इस वीडियो में मैंने कई सारे अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ली और मैंने क्या क्या किया था उन सबको मिला के मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए एज अ पर्सन हु इज स्कोरिंग 600 प्लस एंड स्टिल टेकिंग अ ड्रॉप। ना जो सबसे पहला स्टेप तुम्हें लेना चाहिए वो होता है अपने नीट 2024 का प्रॉपर एनालिसिस A to Z। सारे क्वेश्चन भले ही तुम सही करके आए हो या फिर तुम गलत करके आए हो, वो क्वेश्चन जो तुमने छोड़ दिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि टफ थे या सेक्शन बी के क्वेश्चन या गलत क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें हर क्वेश्चन पे ये सोचना है कि इसका रीज़न क्या था, गलत क्या किया मैंने और क्यों किया, और इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड स्टेप है तुम्हारे पास कुछ ऐसे एक्शंस लेना जिससे तुम अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर सको और उसको अगली बार दोबारा रिपीट ना करो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये नोटिस किया जब मैंने अपने नीट 2023 का पेपर को एनालाइज किया कि मैंने कई क्वेश्चंस आते हुए भी गलत कर दिए थे। अगर उन्हीं क्वेश्चंस को मैं घर पे बैठ के करती तो शायद मैं उसको ठीक कर देती, बट वो मुझसे एग्जाम प्रेशर में गलत हो गए। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि कैसे मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस प्रेशर को झेल पाऊँ और फिर से सिली मिस्टेक्स ना कर पाऊँ। फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। उसी एनालिसिस से ये भी पता लगाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक है या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि तुम्हारे मिसिंग है, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि तुम उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लो। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उनके लेक्चर्स और इन डेप्थ लेक्चर्स देख के उनके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। देखो अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। देखो अगर तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एक रेगुलरिटी मेंटेन करने में, देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम है क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लियर है। लेकिन इतना टाइम होना कि तुम उसे वेस्ट ही कर दो इज़ मोर हार्मफुल। इसलिए अगर तुम्हें रेगुलरिटी मेंटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स हैं, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो तुम कोई बैच ज्वाइन मत करो। बस तुम टेस्ट को ही एज अ टारगेट यूज़ कर लो या यूट्यूब के कोई फ्री सीरीज़ को फॉलो करके अपना रिवीजन करते रहो। वहीं अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिसिंग है अभी भी, या फिर तुम रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कोई बैच ज्वाइन कर लो। भले ही कोई फ्री बैच ज्वाइन कर लो ऑनलाइन या कोई पेड बैच ज्वाइन कर लो। ये पक्का हो जाएगा कि तुम रेगुलरली टाइम टू टाइम रिवीजन करते जा रहे हो और तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए। देखो मैं तुमसे ये बोलूंगी कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज कर दो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं एक लेवल तक ऑलरेडी क्लियर है। मैंने इस ड्रॉप में क्या एडिशनल चीज़ें ऐड की थी मैं वो भी यहाँ पे बता दूंगी। मैंने इस साल जेईई मेंस के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। मोर ओवर एनसीईआरटी की रीडिंग प्लस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं खासकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो भी इंक्लूड किए थे। इसके अलावा एक्टिव लर्निंग को अपने शेड्यूल में ऐड किया था। अब एक्टिव लर्निंग मैंने पहले बताई है क्या होती है, बट मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते करते तुम रिविजन करो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता और तुम तभी के तभी उसे रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी के डायग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बॉटनी में आया था जो कि बहुत लोगों ने गलत किया था। देखो कई चीज़ें एनसीईआरटी के डायग्राम्स में तुम्हें बहुत अच्छे से रिमेंबर ही करनी पड़ेंगी, लेबलिंग्स।
इसके अलावा ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स है जिनको तुम यूज कर सकते हो फॉर इंक्रीज इन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट चीज है टेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन को और आपको एक्स्ट्रा एज दे सकता है। तो मैंने तो ऑनलाइन टेस्ट भी दिया था, ऑफलाइन टेस्ट भी दिया था। एंड में तो मैंने सारे इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। मैं यहाँ पे तुम्हें अपना शेड्यूल बता रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने टेस्ट दिए थे। तो मैंने तो देखो अपनी तैयारी जून से स्टार्ट की थी, तो जून से अक्टूबर तक तो कोई भी एज सच स्पेशल टेस्ट मैंने नहीं खरीदा था। जो बैच मैंने लिया था यकीन 2.0 का, वहीं से मैंने टेस्ट दिए थे। तो उसमें हर वीकेंड एक टेस्ट होता था, 2 लगातार हफ्ते, फिर 1 वीक का गैप होता था एंड देन अगेन 2 वीक में टेस्ट होता था। अक्टूबर में जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन किया था एंड तब AITS भी स्टार्ट हो गए थे। तो उन तीनों को मैंने मैनेज किया था, LNDLP, यकीन के टेस्ट और AITS। अब हर हफ्ते ऑलमोस्ट 2 टेस्ट तो हो ही जाया करते थे मेरे, और अगर कभी छूट जाते थे तो मैं उनका प्रिंट निकाल के उनको नेक्स्ट डे दे देती थी और खुद ऑनेस्टली चेक कर लेती थी। उसके बाद फेब तक क्योंकि JEE मेंस का पेपर था तो फिर मैंने अच्छे से अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तब मैंने तीनों इंस्टीट्यूट के टेस्ट हर कॉन्जिक्यूटिव डे पे देना शुरू कर दिया था। प्रिंट आउट निकाल के घर पे दे देती थी और कभी ऑफलाइन भी जाना पड़ता था तो वहाँ पे भी चली जाती थी। एंड फाइनली जब लास्ट के 2 मंथ थे, मार्च टू अप्रैल, तब मैंने डेली टेस्ट दिए हैं। कोई भी 3 इंस्टीट्यूट में से किसी एक का पेपर निकाल के दे देती थी। तो मेरे टोटल टेस्ट 104 थे। अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना, वो होगा रिवीजन करना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कितनी बार पढ़ लिया, फिर तुम्हें सेम चीज़ पढ़नी है, बट तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रख के रिवीजन ज़रूर करना है, बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है। इसलिए सही रहेगा कि तुम किसी बैच के साथ स्टिक रहो या फिर तुम किसी टेस्ट सीरीज़ को एज अ टारगेट बना के अपना रिवीजन रेगुलरली करते रहो। एंड एक चीज़ जो बहुत लोगों ने कॉमनली की थी ना, कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है सेम बुक को बार बार पढ़ने में, तो तुम क्या करो, सिर्फ वो चीज़ें एक नोटबुक में जॉट डाउन करके लिख लो जो तुम भूल जाते हो। ये मैंने केमिस्ट्री में किया था अपने। इससे क्या होगा, तुम अपने रिवीजन के टाइम एंड मोमेंट पे केवल उन पॉइंट्स को पढ़ लोगे और तुम्हारा चैप्टर डन हो जाएगा। अगर कोई भी चैप्टर में तुम्हें डाउट है हल्का सा भी, तो फिर तुम उसका लेक्चर देख सकते हो, 1 शॉट देख सकते हो, फुल लेक्चर देख सकते हो, ताकि तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट्स पूरे परफेक्ट हो जाएं। तुम्हारा चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी हद तक क्लियर है, 90 to 95% क्लियर है, तो तुम उसका रिवीजन अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से कर सकते हो। इससे तुम्हारे को ना बोरियत भी नहीं होगी। मोरोवर जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं ना इस बार के, उन सबको क्लियर कर लो। ऑनलाइन ऐप होती है, एक तो फाइलो ऐप होती है, आपका कोई फ्रेंड है, आपके टीचर्स हैं, उनसे पूछ के अपने सारे के सारे डाउट्स को इस बार क्लियर कर लेना है। मोरोवर अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो अगेन रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब ये ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टडीज़। फोमो से ना बिल्कुल बच के रहना। अभी बहुत सारे बैचेस होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बैचेस होंगे, सबके अलग अलग फीचर्स होंगे जो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे। सबके पीछे मत भागना, एक जगह पे स्टिक रहो एंड फोमो फील नहीं करना है, बस तुम्हें अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि अभी तो तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होगा, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। अपने बेसिक्स पर स्टिक रहना। जैसा टीचर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं नीट के पेपर का लेवल, उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी टफ चीज़ें पढ़ लेते हैं, इतने टफ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमसे कई बार बेसिक चीज़ें ही नहीं होती हैं, तो वो नहीं करना है। थर्ड थिंग इज़ हेल्थ। देखो, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को प्लीज़ निगलेक्ट मत करना। जस्ट 30 to 45 मिनट्स तुम एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, मेडिटेट कर लो, इज़ इनफ। एंड अनदर थिंग इज़ हाइड्रेटेड रहना बिल्कुल। मोरोवर हर महीने 2 से 3 घंटे थोड़ा बाहर जाओगे तो दिमाग थोड़ा रिफ्रेश होगा, माइंड सैचुरेट नहीं होगा। अनदर प्रॉब्लम बीइंग अ ड्रॉपर इज़ एंजाइटी। टॉक टू समवन, मे बी योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, जिससे भी तुम बात कर सकते हो जब भी एंजाइटी हो रही है तुमको। तब टेस्ट में कभी कम मार्क्स आ गए तब। अनदर थिंग इज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम्स खेलोगे, सोशल मीडिया चलाओगे, बिल्कुल भी नहीं चलानी। सोशल मीडिया, गेम्स, 2 थिंग्स यू शुड कम्प्लीटली स्टे अवे फ्रॉम ड्यूरिंग दिस होल ईयर। जस्ट रिमेंबर कि जर्नी इज़ टफ बट यू आर टफर, एंड नेक्स्ट ईयर आई होप बहुत अच्छा स्कोर आएगा सबका। ऑल द बेस्ट।